एपिसोड 5 अध्याय 5 लोहे का खजाना संदूक प्राप्त करना। इस समय लिन यू के दिमाग में एक बड़ा खतरे चरित्र दिखाई दिया। वह जल्दी से मुड़ा, बस एक चाल चलने ही वाला था जब उसने देखा कि वह विशाल टिड्डियां हवा में छलांग लगाती है और सीधे उसकी ओर उड़ रही है। पंख हिल गए जिससे भयानक आवाज आई। लिन यू हौंफने लगा, जितनी तेजी से हो सके किनारे की ओर दौड़ा। पीछे मुड़कर देखने पर उसने विशाल टिड्डियों को जमीन पर देखा और फिर से उसकी ओर उछल पड़ा। इस बार लिन यू चिंता की भीड़ महसूस करते हुए सीधे आश्रय की ओर दौड़ पड़ी। ये बात इतनी जल्दी कैसे है? यह इतना बड़ा है और उड़ सकता है। ये धोखा है। घर में घुसने के बाद उसने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजे के खिलाफ कसकर झुकते हुए जितनी जल्दी हो सके उसे बंद कर दिया। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी सांस पकड़ पाता, उसे दरवाजे के दूसरी तरफ से एक मजबूत कंपन महसूस हुआ। लिन यू ने दरवाजे को कसकर दबाया, उसके माथे से पसीने की बूंदें बह रही थीं। फिर भी लगातार दुर्घटनाग्रस्त होना फिर से नहीं आया। टिड्डियों के उछलने की आवाज भी वापस नहीं आई। कुछ और मिनटों के बाद लिन यू ने हैरान महसूस करते हुए अपने चेहरे से पसीना पोंछ लिया। क्या चल रहा है? क्या ये चला गया? लेकिन इस बिंदु पर लिन यू केवल अनुमान ही लगा सकता था। आखिरकार उसके आश्रय में एक खिड़की भी नहीं थी, उसे पता नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। जब वह अभी भी हैरान था, लिन यू को अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, और आवाज ऊपर से आ रही थी। सूखी घास धीरे धीरे जमीन पर गिर गई और लिन यू ने छत की ओर देखा। उससे सिर्फ 3 से 4 मीटर ऊपर एक टिड्डी का विशाल सिर पहले ही सूखी घास की छत से घुस चुका था। उसकी विशाल मिश्रित आंखें उस पर टिकी हुई थीं। लगभग सहज रूप से उसने दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। इसके साथ ही उसने अपने पीछे एक गड़गड़ाहट सुनी, क्योंकि विशाल टिड्डियां जमीन पर गिर गईं। बिना सोचे समझे लिन यू ने दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बाहर से नहीं खोला जा सकता था, इसलिए टिड्डी अभी बाहर नहीं निकल सकती थी, जिससे उसे कुछ सापेक्ष सुरक्षा मिल रही थी। हालांकि दूसरी जगह से फिर से दुर्घटना की आवाज आने लगी। यदि इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो यह नवनिर्मित लकड़ी का घर टुकड़े टुकड़े हो सकता है। यदि आश्रय नष्ट हो गया तो? उन्होंने उस व्यक्ति के बारे में सोचा जिसका आश्रय ढह गया था और जिसका प्रोफाइल चित्र ग्रे हो गया था। नहीं, आश्रय के बिना मृत्यु दूर नहीं होगी। लिन यू ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा, उसकी नज़रें फूस की छत के बड़े छेद पर टिकी थीं, और उसने अपने पास रखा लोहे का भाला उठाया और जल्दी से ऊपर चढ़ गया। इस तरह की गतिविधि उसके लिए बहुत आसान थी, क्योंकि वह अनाथालय में पेड़ों और छतों पर चढ़ने का आदी था। बड़े छेद से लिन यू ने कमरे में देखा, विशाल टिड्डा अभी भी दीवारों से टकरा रहा था, जिससे लगातार तेज कंपन हो रहा था। अरे बग, इधर देखो! लिन यू ने लोहे का भाला पकड़ लिया और गुस्से से चिल्लाया। टिड्डी ने ये शोरगुल देखा और अचानक छलांग लगाकर सीधे छेद की ओर उड़ गई। जब प्राणी सबसे निकट था तो लिन यू के हाथ में मौजूद लोहे का भाला तुरंत बाहर फेंक दिया गया। धम्म! भाले का अग्रभाग टिड्डे के सिर में घुस गया और तेज धार तेजी से उसकी त्वचा को चीरती हुई उसके पेट के निचले हिस्से से बाहर निकल गई और जोर से जमीन पर गिर पड़ी। क्या ये काम किया? लिन यू ने देखा कि कैसे प्राणी जमीन पर कूद रहा था और संघर्ष कर रहा था, सावधानीपूर्वक नीचे जाकर जांच करने से बच रहा था। थोड़ी देर बाद, जब तक कि वह केवल थोड़ा सा हिलता रहा, लिन यू ने अंततः राहत महसूस की और छत से नीचे उतर गई। आपने लौह खजाना संदूक प्राप्त कर लिया है। तभी आखिरकार संकेत आ गया और लिन यू ने महसूस किया कि उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई है, जिससे वह सीधे जमीन पर बैठ गया। ये बहुत खतरनाक था। इन कार्यों को पूरा करने के बाद वह पूरी तरह थक गया। चुनौतियां अक्सर अवसरों के साथ आती हैं। कौन सा टिड्डा एक बड़े कुत्ते जितना बड़ा है और इतनी ऊंची छलांग लगा सकता है और इतनी दूर तक उड़ सकता है? यदि वहां लौह भाला नहीं होता तो उसे हराने में काफी संघर्ष करना पड़ता, या फिर इससे मारे गए हैं। मौत के साथ पहली बार आमने सामने की मुठभेड़ में लिन यू ने गहरी सांस लेने और फिर से खड़े होने से पहले समय लिया। इस क्षण लौह खजाना प्राप्त करने की खुशी ने अधिकांश तनाव को धो दिया। उन्हें अब तक केवल लकड़ी के खजाने वाले संदूक ही मिले थे, ये लोहे का खजाना वाला संदूक पहली बार मिला था। अंततः उसे उत्तरजीविता मैनुअल याद आ गया, जिसमें उल्लेख था कि पराजित उत्परिवर्तित प्राणी जितना अधिक शक्तिशाली होगा, प्राप्त खजाने का स्तर उतना ही अधिक होगा। घर में प्रवेश करते ही लाल विशालकाय टिड्डे की लाश के पास वास्तव में एक धातु का बक्सा था, जो पिछले लकड़ी के खजाने के बक्सों से थोड़ा बड़ा था। लोहे के भाले को खींचते हुए लिन यू ने भारी टिड्डे के शरीर को पत्थर के दरवाजे से बाहर निकाला और लोहे के भाले को बाहर निकाला। इन कार्यों को पूरा करने के बाद वह पूरी तरह थक गया। चुनौतियां अक्सर अवसरों के साथ आती हैं। उसने लोहे का खजाना खोला। आपको प्राप्त हुआ माचिस X1, टिनफॉइल का एक पैकेट, टॉयलेट पेपर का एक रोल। माचिस निकल आए। अग्नि स्रोत का महत्व स्वयं बोलता है। कल्पना कीजिए, आश्रय में इस गुप्त अंधेरी रात में अगर उत्परिवर्तित प्राणियों ने आग की लपटों से रोशनी के बिना हमला किया तो वह एक निष्क्रिय स्थिति में होगा, संभवतः अपनी जान गंवा देगा।
दूसरी ओर आग भी खाना पका सकती है, जिससे वह ठंड से बच सकता है। लकड़ी के खजाने के चेस्ट से प्राप्त पानी और भोजन का अनुपात यादृच्छिक प्रतीत होता है। जहां तक आयरन ट्रेजर चेस्ट का सवाल है, अब तक ऐसा लगता है कि यह कुछ बुनियादी उत्तरजीविता उपकरण प्रदान करता है। टिन पन्नी का उपयोग कई अवसरों पर खाना पकाने के उपकरण के रूप में किया जा सकता है। लिन यू ने कुछ पाक वीडियो को याद किया जिसमें उल्लेख किया गया था कि भोजन को लपेटकर और आग में फेंकने से कच्चे मांस को थोड़े समय में पकाया जा सकता है। टॉयलेट पेपर के लिए कम से कम उसे कुछ क्षणों में पहुंचने के लिए उन अज्ञात जंगली घासों का उपयोग नहीं करना पड़ेगा, है ना? लिन यू बाहर लौट आया, एक फावड़ा तैयार करने में एक लकड़ी और एक लोहे का ब्लॉक खर्च किया और एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। बेशक ये टिड्डियों को दफनाने के लिए था। उन्हें यह महसूस हुआ कि इसे वहां छोड़ने से अज्ञात उत्परिवर्तित जीव आकर्षित हो सकते हैं। यदि कुछ अधिक शक्तिशाली आ गया तो ये सचमुच सिरदर्द बन जाएगा। थोड़ी देर बाद लिन यू ने फावड़े का उपयोग करके एक बड़े गड्ढे का आकार खोदा, लेकिन फिर उसे एक और बात सूझी। क्या वह भूमिगत आश्रय खोद सकता है? उसने अपने पीछे लकड़ी के घर की ओर देखा। अगर उसने उस समय टिड्डियों को बाहर न निकाला होता तो लकड़ी की दीवारें कितने दिन टिक पातीं? अगर उसका सामना और भी ज्यादा शक्तिशाली उत्परिवर्तित जीवों से होता तो क्या होता? लिन यू को लगा कि अगर पूरे घर को पत्थर से बदल दिया जाए तो भी यह इतना सुरक्षित नहीं होगा। इसके अलावा केवल उत्परिवर्तित प्राणियों से ही सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है। वहां लोग भी थे। यह एक उत्तरजीविता खेल है जो एक सर्वनाशकारी चरम वातावरण के समान है। न पानी, न भोजन, यहाँ तक कि आश्रय भी छूने से ढह जाता है। ऐसे वातावरण में मानव स्वभाव का सबसे कुरूप पक्ष अक्सर उजागर हो सकता है। अनाथालय से होने के नाते लिन यू ज्यादातर लोगों की तुलना में समाज के संपर्क में थे और अकेले रहने के अधिक आदी थे, जिससे वह अपने साथियों की तुलना में अधिक सतर्क हो गए थे। वह दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था जब तक कि दूसरे उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आते। अंत में गड्ढा खोदा गया और उसने सूर्यास्त की ओर देखा। अनजाने में यह इतनी देर से मिला था। एपिसोड 6 अध्याय 6 मैं नूडल्स खाता हूं, तुम मिट्टी खाते हो। टिड्डे को दफनाने के बाद लोहे का भला और फावड़ा पकड़े हुए लिन यू घर लौट आया। उसने रोटी का एक बड़ा टुकड़ा लिया, उसे धीरे धीरे चबाया, मीठा मिनरल वाटर मिलाया और उसे पूरा निगल गया। लिन यू स्पष्ट रूप से ऊर्जा की वापसी महसूस कर सकती थी, जो दिन भर की गतिविधियों से काफी कम हो गई थी। लग रहा है कि ये सूखे का मीठी बारिश से मिलन, विदेशी धरती पर किसी पुराने मित्र से मिलन, सूखी लकड़ी का भयंकर वर्षा से मिलन जैसा है। अहम संक्षेप में ये बहुत ताज़ा है। तथापि यह आश्रय स्थल अभी भी पुनर्तः अच्छी स्थिति में नहीं है। लकड़ी की दीवारें, लकड़ी का दरवाज़ा और छेद वाली फूस की छत, चीजें ऐसे नहीं रह सकती। कौन जानता है कि रात में कोई उत्परिवर्ती कीड़े या चमगादड़ या पक्षी वहां से उड़कर आ जाएं। उसने गेम पैनल खोला। मशाल, लकड़ी X1, सूखी घास X3। उन्होंने जमीन पर पड़ी सूखी घास को साफ किया, उसे आइटम बार में डाला और निर्माण की पुष्टि करने के लिए चयन किया। जल्द ही उसके हाथ में एक काली नोक वाली मशाल आ गई। लिन यू ने अभी अभी मिली माचिस निकाली और उसे जला दिया। अचानक लाल लपटें उठने लगीं। आग की चमक ने धुंधले आश्रय को रोशन कर दिया। मशाल की जलने की अवधि 12 घंटे है। अस्पष्ट समय का अनुमान लगाने के लिए बहुत उपयोगी। उसने एक गड्ढा खोदा, मशाल का एक हिस्सा सुरक्षित करने के लिए उसमें दबा दिया और लिन यू ने छत की ओर देखा। यदि उस समय छत को लकड़ी से बदल दिया गया होता तो विशालकाय टिड्डियां घर में कैसे घुस सकती थीं? लिन यू ने आश्रय से संबंधित पैनल तक पहुंच बनाई और तुरंत लकड़ी की छत का विकल्प चुना। लकड़ी की छत, लकड़ी X8। अच्छा, बहुत कुछ चाहिए। लिन यू के पास कोई विकल्प नहीं था। चयन और शिल्प के बाद सफ़ेद रोशनी की चमक के परिणामस्वरूप एक पूर्ण लकड़ी का घर बन गया। लगता है अभी भी कुछ छूट गया है। सारी सूखी घास का उपयोग मशाल बनाने के लिए किया गया, अब लेटने के लिए भी कोई जगह नहीं है। लिन यू ने लकड़ी का बिस्तर बनाने के लिए फिर से 4 यूनिट लकड़ी खर्च की। उसने बची हुई सूखी घास को इकट्ठा किया और उसे इस उचित रूप से सभ्य दिखने वाले लकड़ी के बिस्तर पर फेंक दिया और लिन यू फ्लॉप होने की भावना के साथ लेट गया। सुखी, आज बहुत कुछ हुआ। यहाँ ले जाया जा रहा है उत्तरजीविता खेल, खजाना चेस्ट, विशाल टिड्डियाँ। सब कुछ अवास्तविक लगता है लेकिन निर्विवाद रूप से वास्तविक है। लिन यू ने सोचा कि किस तरह की शक्ति पूरी दुनिया को इस दूसरी दुनिया में ले जा सकती है जबकि सभी को एक प्रणाली जैसी क्षमता दे सकती है। और ये उत्परिवर्ती जीव वास्तव में क्या हैं? क्या हम पृथ्वी पर लौट सकते हैं? जैसे ही उन्होंने इन सवालों पर विचार किया, लिन यू ने सतर्क होना शुरू कर दिया, लेकिन आखिरकार समय के साथ उनकी पलकें भारी हो गईं। लकड़ी के घर के भीतर सुरक्षा की भावना ने उसे रात के संभावित खतरों के बारे में चिंता करना बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद उसने सूखी घास को पकड़ लिया और अंत में सपनों के दायरे में प्रवेश कर गया। तुलनात्मक रूप से अन्य लोग नींद के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। टॉर्च की रोशनी, बुनियादी पानी और भोजन की कमी की गारंटी नहीं दी जा सकती थी।
कुछ लोगों का आश्रय शुरू में जंगलों और पहाड़ों में स्थित था, जिससे उन्हें काफ़ी लकड़ी, पत्थर और लोहे के ब्लॉक को निकालने की अनुमति मिलती थी, जिससे वे लकड़ी और यहाँ तक कि पत्थर के घर और यहाँ तक कि विभिन्न उपकरण और हथियार बनाने में सक्षम हो जाते थे। लेकिन लगातार श्रम ने उन्हें सूखा और भूखा छोड़ दिया। इन लोगों ने केवल कुछ संसाधनों को पकड़कर अस्थायी सुरक्षा हासिल की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पानी और भोजन उनमें मौलिक रूप से कमी थी। इस प्रकार उन्हें पानी के प्रकट होने की उम्मीद में बार बार बाजार ब्राउज करना पड़ता था। कुछ ने सरल हथियार बनाने का फैसला किया, दूसरों ने उत्परिवर्ती प्राणियों पर हमला करने के लिए हथियार क्राफ्टिंग को नज़रअंदाज कर दिया। फिर भी खजाने की छाती की दर्दनाक रूप से कम गिरावट दर ने लगातार उनकी नसों को चुनौती दी। आखिरकार उत्परिवर्ती प्राणियों का शिकार करने में भी पर्याप्त ऊर्जा खर्च होती है। कुछ भाग्यशाली लोग एक खजाना संदूक प्राप्त करने में कामयाब रहे, लेकिन सामग्री ने केवल बुनियादी जीवित रहने की जरूरतों को बनाए रखा। और कुछ बदकिस्मत लोग ऐसे भी थे जिन्होंने डिब्बे से रोटी खोली और पानी के अभाव में दम घुटने से मर गए। हालांकि यह मानव बहुमत की हानि का मुख्य कारण नहीं था। शाम को मशाल की रोशनी के बिना जर्जर झोपड़ियों में बचे हुए लोगों को दिन की तुलना में अधिक प्रचुर और शक्तिशाली उत्परिवर्ती जीवों का सामना करना पड़ा। जो लोग बाहर निकले, अपने को शक्तिशाली समझा या दिन भर बेकार बैठे रहे, वे रात में चुपचाप मर गए। ... जंगल में जानवरों की चीखें, पक्षियों की लगातार चीखें गूंज रही थीं। जहरीले कीड़े खुलेआम घूम रहे थे, अज्ञात प्राचीन जानवर धुंध में गायब हो रहे थे। लेकिन दिन और चंद्रमा के उदय और अस्त होने के साथ ये सब अंततः लुप्त हो गया। लकड़ी के घर शेल्टर में मशाल की लपटें कम हो गईं। अंततः वह तेजी से टिमटिमाया, तीखी आवाज निकाली और बुझ गया। लिन यू शोर सुनकर चौंक गया और उसकी नींद भरी आंखें खुल गईं। क्या मैं सचमुच लगभग 12 घंटे सोया? वह उस टॉर्च को उत्सुकता से देखता रहा। मांसपेशियों में दर्द हुआ, वह उठ बैठा क्योंकि उसका पेट एक साथ बड़बड़ा रहा था। बाहरी आवाज़ों को सुनने और कुछ भी असामान्य नहीं होने की पुष्टि करने के बाद लिन यू ने हाथ में आयरन एक्स के साथ दरवाजे को खोल दिया, जिससे तेज धूप आ गई। बाहर केवल एक हल्की हवा के कारण विरल जंगली घास नरम शोर करने लगी। हालांकि अब हवा में तेज बदबू आ रही है। लिन यू ने निरीक्षण के लिए शेल्टर के चारों ओर चक्कर लगाया और घर के पीछे कुछ अज्ञात द्वारा छोड़े गए मलमूत्र की खोज की। मात्रा में कई, आकार में बड़ा और एक असाधारण तीखी गंध। वृत्तचित्रों को देखने के बाद लिन यू को पता था कि मांसाहारी मलमूत्र शाकाहारी जानवरों की तुलना में बहुत बदबूदार है। ऐसा लगता है कि कल रात उनके आश्रय के पास कुछ अवांछित आगंतुक थे। क्या यह उनके आश्रयों में दूसरों के लिए भी ऐसा ही हो सकता है? वापस अंदर लिन यू ने फावड़ा निकाला, पास में एक गड्ढा खोदा और उसमें मलमूत्र डाल दिया। वह बहुत सतर्क था कि फावड़े को एक धब्बा भी न छूने दे। इससे निपटने के बाद हवा काफ़ी ताज़ा हो गई थी और लिन यू को खाना पकाने का मन हुआ। खाना पकाना केवल सूखी रोटी को पानी में डुबोने के बारे में नहीं था। आइटम बार से उन्होंने एल्यूमिनियम फॉयल का रोल खोला, हाथ से 2 बराबर आकार की शीट निकाली और उन्हें एक छोटे से दोहरे परत वाले कटोरे का आकार दिया। लीक की जांच करने के लिए उन्होंने एल्यूमिनियम के कटोरे में पानी की एक बोतल डाली। कुछ लीकेज बाहर नहीं निकले तब उन्होंने फावड़ा उठाया और एक त्रिकोणीय गड्ढा खोद दिया। एक बार जब उसने एल्यूमिनियम का कटोरा त्रिकोण के ऊपर रख दिया तो लिन यू ने कुछ सूखी घास ढूंढी, कुछ शाखाओं को काटने के लिए बाग में गया और उन्हें गड्ढे के अंदर रख दिया। माचिस की सहायता से उन्होंने शाखाओं को जलाया, एल्यूमिनियम के कटोरे में और अधिक मिनरल वाटर डाला तथा पानी के उबलने का इंतजार किया। फिर एक एक करके आधे कांगशुआइफू इंस्टेंट नूडल्स को उसमें डाल दिया। बर्तन अभी भी बहुत छोटा था। कुशलतापूर्वक मसाले, सब्जियां, सॉस डालना। सुगंध शीघ्र ही फैल गई। लिन यू, जिसने पिछले दिन कोई भी तेलयुक्त भोजन नहीं खाया था, वह सुगंध की गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सकी। जी ने शाखाओं से चॉपस्टिक्स की एक जोड़ी बनाई। लिन यू ने अद्भुत सुगंधित नूडल्स को उठाया, उन्हें तेजी से और जोश के साथ खाया, यहाँ तक कि सूप भी नहीं छोड़ा। आनंदमय। उस क्षण के लिए इंस्टेंट नूडल्स स्वादिष्ट भोजन से बेहतर थे। खाने से पसीने से तरबतर लिन यू ने उत्सुकता से नूडल्स का दूसरा बैच नीचे रख दिया। लेकिन जैसे ही उसने बची हुई चटनी डाली, लिन यू के मन में अचानक एक विचार आया। क्या इस आधे पैकेट में पके हुए इंस्टेंट नूडल्स को किसी अच्छी चीज़ से बदला जा सकता है? अच्छी बात यह है कि स्वाभाविक रूप से ये लकड़ी के खजाने की पेटी से प्राप्त उपभोग्य वस्तुएं नहीं हैं जिनकी उसके पास कमी नहीं है। उसके पास ऐसी चीज़ों का अभाव है जो जीवित रहने को आसान बनाती हैं, आश्रय को अधिक ठोस और सुरक्षित बनाती हैं। क्या उसके अलावा अन्य लोगों ने भी लोहे के खजाने के बक्से खोले? आखिरकार समूह में काफ़ी विशेषज्ञ हैं। हो सकता है कि किसी ने आयरन ट्रेजर चेस्ट प्राप्त करने के लिए कई उत्परिवर्ती प्राणियों के खिलाफ अच्छा स्कोर किया हो। यदि लोहे के खजाने के बक्सों से माचिस और एल्यूमिनियम पन्नी जैसी उपयोगी वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं, तो निश्चित रूप से उनसे अन्य अच्छी चीज़ें भी प्राप्त हो सकती हैं। लिन यू ने व्यापारिक बाजार खोला और खोज शुरू की। जल्द ही एक संदेश सामने आया। विक्रेता जेंग जिंग,
नीलामी वस्तु, छोटी मिट्टी रहित खेती किट। आवश्यकताएं, पीने का पानी 2 लीटर। विक्रेता का नोट, तांबे के खजाने से प्राप्त करना कठिन है, कीमत के लायक है ना। एपिसोड 7 अध्याय 7, यदि आप पानी चाहते हैं तो बस जाएं और इसे पकड़ लें। छोटी मिट्टी रहित खेती किट। लिन यू इस आइटम के नाम से तुरंत आकर्षित हो गए। मिट्टी रहित खेती के लिए चीजें प्राकृतिक रूप से सब्जियां और फल हैं। लिन यू ने एक बार हाई स्कूल में एक स्कूल की यात्रा के दौरान एक ग्रीनहाउस का दौरा किया था और अभी भी उसे याद है कि उसने चेरी टमाटर को पेड़ों की तरह बढ़ते हुए देखकर महसूस किया था, प्रत्येक में हजारों फल थे। तो क्या ये छोटी मिट्टी रहित खेती किट वह चीज़ है जिसकी उसने कल्पना की थी? उसने पकाए जाने वाले नूडल्स पर नज़र डाली और समूह चैट खोली। ये व्यक्ति वास्तव में मजाकिया है, 2 लीटर पानी मांग रहा है। आप बस जा सकते हैं और इसे लूट सकते हैं। वास्तव में कुछ 100 मिलीलीटर को निचोड़ना काफ़ी कठिन है और तुरंत आप 2 लीटर चाहते हैं। बस कीमत गिरने का इंतज़ार करें। वैसे अभी भी एक कॉपर ट्रेजर चेस्ट है। मैंने सोचा था कि केवल लकड़ी के खजाने के चेस्ट और लोहे के खजाने के चेस्ट थे। भाग्यशाली आदमी, क्या आपको उन पैरों पर किसी सामान की आवश्यकता है? मूर्ख मत बनो, मिट्टी रहित खेती के लिए भी पानी की जरूरत होती है। यदि यह पोषक तत्व समाधान है तो यह और भी कम सार्थक है। आपको पोषक तत्व समाधान कहाँ मिलता है? यहाँ तक कि अगर यह सिर्फ पानी है तो ये पीने के लिए पर्याप्त नहीं है, सब्जियाँ उगाने की तो बात ही छोड़ दें। मैं ग्रामीण इलाकों से हूँ, ये सामान शहर के लोगों को धोखा दे सकता है, लेकिन हम इसके झांसे में नहीं आते हैं। यहाँ तक कि अगर आप बीन स्प्राउट्स उगाते हैं तो इसमें 4 या 5 दिन लगते हैं। लोग 4-5 दिन में प्यास से मर जाएंगे, सब्जियाँ उगाने का क्या मतलब है? बिल्कुल, मैं लकड़ी का एक टुकड़ा बोली लूंगा, बेचूंगा या नहीं, दोस्त। अधिकांश समूह चैट खट्टे अंगूरों, मजाक उड़ाने वाले शब्दों और कुछ विलापों से भरी हुई थी कि यह व्यक्ति पागल था। लेकिन कुछ सच कह रहे थे, हर कोई 2 लीटर पानी नहीं निकाल सकता। नूडल्स पक गए थे। लिन यू ने आकर्षक सुगंध को सूंघा, ये जानते हुए कि हर कोई इस प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकता, खासकर जब पूरे दिन के बाद भूख और प्यास की दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उल्लेख नहीं करने के लिए दूसरा व्यक्ति भी तांग देश से था, मूल रूप से भूख के तहत कोई प्रतिरोध नहीं था। तो क्यों न इसे आजमाया जाए? दूसरा पक्ष एक नीलामी आयोजित कर रहा था, ये देखने के लिए एकदम सही था कि उसके इंस्टेंट नूडल्स कितने प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। हालांकि पहले बोली लगाने से सीधे उसकी निचली कीमत उजागर हो जाएगी, जिससे वह निष्क्रिय हो जाएगा क्योंकि विक्रेता बाद में इसे भुनाता है। लेकिन केवल देखने से कुछ नहीं पता चलेगा। आखिरकार लिन यू के लिए इंस्टेंट नूडल्स बनाना कोई चुनौती नहीं थी। मौजूदा बोलियों पर नज़र डालते हुए अभी तक बहुत से नहीं थे। लिन यू ने अपने पके हुए इंस्टेंट नूडल्स को ऊपर रखा। बोली लगाने वाला लिन यू, पके हुए कांग शुआइफू इंस्टेंट नूडल्स का एक कटोरा। और इस कदम ने जल्दी से पूरे समूह चैट को आग लगा दी। क्या लिन यू ने बोली लगाई है? धिक्कार है। और ये इन इंस्टेंट नूडल्स, रुको, ये पक गया है। इसका मतलब है कि लिन यू के पास पर्याप्त पानी, नूडल्स और यहाँ तक कि एक बर्तन भी है। उसने कितने खजाने खोले हैं? क्या उसने कल पूरी रात उत्परिवर्ती प्राणियों को मारने में नहीं बिताया? ये तीव्र है, मैंने अभी तक पानी भी नहीं पिया है और वह नूडल्स खा रहा है। क्या यह अंतर है? लिन यू, मुझे एक दोस्त के रूप में जोड़ें, क्या आप करेंगे? तुम मेरे लिए नूडल्स पकाओ, मैं। रुको, कोई कटाक्ष नहीं, कृपया। दोस्तों, इंस्टेंट नूडल्स के बारे में इतना खास क्या है? आप ओल्ड बा के गुप्त मिनी बर्गर के साथ बेहतर होंगे, एक दिन में 3 भोजन के लिए कोई चिंता नहीं है। लिन यू ने अपनी बोली लगाने के बाद विक्रेता झेंग जिंग की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करते हुए समूह चैट को देखा। जल्द ही उसने पाया कि झेंग जिंग ने जवाब दिया था, मालिक, मैं वास्तव में इंस्टेंट नूडल्स चाहता हूं, लेकिन मुझे और भी अधिक पानी चाहिए। 1 कटोरी इंस्टेंट नूडल्स और 1.5 लीटर पानी, यह मेरी न्यूनतम कीमत है। लिन यू ने कोई जवाब नहीं दिया। लालची है ना? मृदा रहित खेती किट हालांकि पूरे व्यापारिक बाजार में आकर्षक थी, लेकिन ये कोई आवश्यकता नहीं थी। लिन यू ने वास्तव में भविष्य के लिए संतुलित पोषण के मुद्दे पर विचार किया था, क्योंकि ये स्वास्थ्य से संबंधित है। हर दिन केवल रोटी और पके हुए नूडल्स खाने से किसी न किसी दिन शरीर पर असर पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये चीज़ जो पानी पीने वाली लगती है, वह ऐसी चीज़ नहीं थी जिसकी उसे ज़रूरत थी। उसके जैसे व्यक्ति के लिए जो छोटे छोटे कीड़ों और छिपकलियों को मारकर खजाने की पेटियां प्राप्त कर सकता था, तथा अन्य लोगों के लिए भी यह एक ही बात थी। पानी चाहिए, देखते हैं कौन देता है। थोड़े से अधिक पके हुए नूडल्स खाने के बाद लिन यू ने संतुष्ट होकर डकार ली। वह खड़ा हुआ और विशाल रेगिस्तान की ओर देखने लगा। कल बहुत कुछ ऐसा था जिसे अपनाना और पचाना बहुत कठिन था, और वह निश्चित रूप से जल्दी सो गया। इसका अर्थ ये भी था कि उन्होंने आश्रय स्थल के आसपास के रेगिस्तान का अधिक अन्वेषण नहीं किया था।
लोहे के भाले के साथ लिन यू ने आश्रय पर केंद्रित 20-30 मीटर की सीमा के भीतर सावधानीपूर्वक खोज शुरू कर दी। इस बार उन्हें ज्यादा समय नहीं लगा और उन्होंने लाल कवच वाले 5 झींगा जैसे कीड़े खोज निकाले जो उस क्षेत्र के चारों ओर खुदाई में व्यस्त थे जहां विशाल टिड्डियां दबी हुई थीं। तेज लोहे के भाले ने उन सभी को एक ही झटके में नीचे गिरा दिया और लिन यू ने 5 लकड़ी के खजाने की पेटियां हासिल की। कल वह जो खजाना खोलना भूल गया था उसमें से उसने एक एक करके सभी 6 खजाने खोल दिए। आपको नोनफू स्प्रिंग मिनरल वाटर की 600 मिलीलीटर की बोतल मिली। आपने प्राप्त किया 4 बोतल पानी, 2 1 पाउंड की रोटी। यदि कोई और होता तो इतने सारे संसाधन प्राप्त करने का मतलब होता दर्जनों, यहाँ तक कि सैकड़ों उत्परिवर्ती प्राणियों से लड़ना और फिर भी कुछ भी हासिल न करना। लेकिन लिन यू के लिए यह सामान्य प्रक्रिया थी। सब कुछ वापस सूची में रखने के बाद लिन यू छोटे जंगल की ओर चल पड़ा। लोहे की कुल्हाड़ी हाथ में लेकर वह घूमा और फिर से लकड़ियां इकट्ठा करने लगा। लकड़ी हर जगह मूल्यवान लगती थी, चाहे वह औजार, हथियार, फर्नीचर आदि के लिए हो, हर चीज के लिए लकड़ी की आवश्यकता होती थी। लिन यू के पास वास्तव में बहुत सारा पानी था, लेकिन उसके द्वारा इकट्ठी की गई लकड़ी के बदले में उसे मिलने वाले पानी का आदान प्रदान करना उचित नहीं था। इस छोटे से विरल जंगल को पूरी तरह से काटने से पहले उन्होंने फिलहाल लकड़ी के बदले पानी का व्यापार करने पर विचार नहीं करने का निर्णय लिया। बंजर रेगिस्तान में पत्थर नहीं थे, लोहे की खदानें अभी तक नहीं देखी गई थीं। उसके पास जो कुछ था वह था पानी और खजाने से प्राप्त भोजन। और ये वही चीजें थीं जिनकी दूसरों में भारी कमी थी। यह एक बंजर दुनिया है। समूह चैट के माध्यम से लिन यू को एहसास हुआ कि उसके जैसे कुछ दुर्भाग्यशाली लोगों के अलावा जो रेगिस्तान में उतरे थे, अन्य लोग या तो जंगलों में थे, अयस्क भंडार के पास थे, या चट्टानों के ढेर से घिरे थे। संक्षेप में कहें तो उनके पास संसाधन प्रचुर मात्रा में थे। लोहे की कुल्हाड़ी को फिर से उठाते हुए लिन यू ने खुद को कल की तुलना में अधिक कुशल पाया। उसकी पेड़ काटने की दक्षता थोड़ी बढ़ गई। थोड़ी देर बाद 5वें छोटे पेड़ के कट जाने के बाद भंडार में लकड़ी की मात्रा बढ़कर 25 इकाई हो गई। एक समतल जगह पाकर लिन यू बैठ गई, पानी की एक बोतल खोली और गेम पैनल को फिर से खोला। उन्होंने अपने वर्तमान भोजन और पानी की आपूर्ति की भी जांच की। पानी के मामले में उन्होंने पहले एक बोतल पी ली, 400 मिलीलीटर बेचा, पूरी बोतल से नूडल्स पकाए, और बाद में जो उन्होंने खरीदा उसके बाद भी 4 बोतलों से अधिक पानी बचा था। भोजन की बात करें तो अब तक उसके पास 2 रोटियां और नूडल्स का एक पैकेट था, जिससे अब उसके पास 2.5 रोटियां बचीं। ओह, और 2 खाली प्लास्टिक की बोतलें। ईमानदारी से कहूं तो यह अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं था। हालांकि 100% खजाना गिरने की दर प्रभावशाली है, लेकिन आश्रय के पास उत्परिवर्ती प्राणियों की सीमित संख्या वास्तव में एक बाधा है। तो फिर क्यों न इस रेंज को और आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। एपिसोड 8 अध्याय 8 हार्ड करेंसी। पत्थर क्या है? हवा ने लिन यू के बालों को ऊपर उठा दिया। आश्रय की छत पर उसकी आकृति एकांत और चुप थी। उच्चतम बिंदु पर वह इस रेगिस्तान में चल सकता था। उसने चारों ओर नजर डाली, कोई कोना नहीं खोया। हालांकि उजाड़ और बंजर रेगिस्तान, खुली पीली मिट्टी और जंगली घास के विरल गुच्छों के साथ लगभग उसके पूरे दृश्य को भर देता था। समय समय पर सेजब्रश के बीच कुछ धीरे धीरे चलने वाले काले बिंदु रुक रुक कर दिखाई देते थे, और लिन यू ने रूढ़िवादी रूप से अनुमान लगाया कि वे उससे कम से कम कई 100 मीटर दूर थे। चिलचिलाती धूप में तापमान लगातार बढ़ रहा था। बोतल से पानी का आखिरी घूंट पीने के बाद लिन यू सीढ़ी से नीचे आए और जमीन पर कूद गई। सीढ़ी को अपनी सूची में संग्रहित करते हुए उसे अपने दिल में थोड़ा संदेह महसूस हुआ। इतने विशाल क्षेत्र में दूसरे आश्रय का कोई निशान क्यों नहीं था? मनुष्य सामाजिक प्राणी है। विशेष रूप से इस तरह के विचित्र और भयानक अस्तित्व के खेल में लोग समूहों में अतीत की सारी सांत्वना की तलाश करते हैं, जो उनके दिलों में खाली रहने से इनकार कर देता है। हालांकि लिन यू किसी के साथ आकस्मिक मुठभेड़ नहीं चाहता था, फिर भी वह इस प्रलय जैसे अस्तित्व के खेल में अपनी तरह के कुछ संकेत ढूंढना चाहता था। आखिरकार शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन से अधिक समय तक उन्होंने समूह में केवल 9000 से अधिक लोगों से ही मुलाकात की है। यह उत्तरजीविता खेल अनगिनत रहस्यों से भरा था। आप पेड़ों को काटकर उन्हें लकड़ी में बदल सकते हैं, या बिना उंगली उठाए दीवारों और छतों की जगह लकड़ी लगा सकते हैं। इसके अलावा कल्पना पर भरोसा करते हुए आप लकड़ी से सीढ़ी बना सकते हैं और फिर लकड़ी की सीढ़ी का खाका प्राप्त कर सकते हैं। लकड़ी के केबिन के अंदर वापस आकर लिन यू ने दरवाजा बंद कर दिया और गहरी सांस छोड़ी। फिलहाल यह आश्रय स्थल ही सबसे सुरक्षित स्थान था जो उसे मिल सका। बिस्तर के किनारे पर बैठकर वह एक प्रश्न पर विचार करने लगा। ये संसार वास्तव में कितना विशाल है? उत्तरजीविता मैनुअल के अनुसार कुल 7.8 बिलियन की आबादी को इस दूसरी दुनिया में स्थानांतरित किया गया था। बुजुर्गों, बच्चों और कमजोर जीवित रहने की क्षमता वाले अन्य लोगों को छोड़कर कुल क्षेत्रफल लगभग 1/3 होना चाहिए। लिन यू को एक संख्या याद आई। पृथ्वी के भूभाग को बराबर बांटने पर प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 45 एकड़ जमीन मिलेगी।
यदि इस विश्व में व्यक्तियों को उस औसत के अनुसार रखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के पास लगभग 130 एकड़ जमीन होगी, लगभग 14 फुटबॉल मैदानों के आकार का। लेकिन छत से उसने जो क्षेत्र देखा वह इस संख्या से अधिक था। क्या ये संभव है कि यह स्थान पृथ्वी से भी बड़ा हो? या कार्यभार संभालने के दौरान क्या जनसंख्या का वितरण समान नहीं था, और क्या वह केवल दुर्भाग्यशाली था जो अपने पड़ोसियों से दूर था? लिन यू को लगा कि इस प्रश्न का उत्तर समूह के सदस्यों से मिलना चाहिए। समूह पैनल खोलते हुए लिन यू ने अचानक देखा कि ऊपरी दाएं कोने में कुल संख्या में भारी कमी आई थी, 8,907। कुछ ही समय में 1,000 लोग मर चुके थे। क्या गति तेज थी? विशाल टिड्डियों का सामना करने से पहले लिन यू ने सोचा होगा कि यह बहुत तेज है, यहाँ तक कि बेतुके ढंग से भी। लेकिन अब उसे ऐसा महसूस नहीं हुआ। कल के अनुभव ने उसे सिखाया कि उत्परिवर्तित जीव कितने भयानक थे। छोटे कीड़ों का शारीरिक तरल पदार्थ जूते के तलवों को खराब कर सकता है, एक बड़ा बग क्या करेगा? क्या होगा अगर यह एक नासमझ बग नहीं था, बल्कि इसके बजाय एक उत्परिवर्तित जानवर या पक्षी था? जंगल में कोई भोजन या पानी दिखाई नहीं दे रहा था, वे केवल खजाने के बक्से में दिखाई देते थे। पानी और भोजन खोजने के लिए सभी ने खजाने के बक्से के लिए उत्परिवर्तित प्राणियों को हराने के बारे में सोचा, लेकिन ड्रॉप दर आश्चर्यजनक रूप से कम थी। सहन शक्ति के बड़े पैमाने पर नुकसान, थकान, प्यास और भूख के हमले के साथ कितने उत्परिवर्तित प्राणियों के खिलाफ लड़ाई में गिर गए। हालांकि अभी के लिए कोई अत्यधिक खतरनाक उत्परिवर्तित जीव प्रकट नहीं हुआ था। शायद यह उत्तरजीविता खेल की शुरुआत में शुरुआती लाभ था। इसके अलावा इतना ही नहीं, घरों के पीछे गोबर की प्रचुरता ने सुझाव दिया कि वे उत्परिवर्तित जीव उस आश्रय के पास पहुंचेंगे जो वे दिन के दौरान रात में नहीं करेंगे। आपदा आने से पहले रात सबसे खतरनाक समय था, और जिन लोगों ने अपनी पुआल की झोपड़ियों को मजबूत नहीं किया था उन्हें रात में क्रूर सजा का सामना करना पड़ा। शायद गंभीर रूप से घायल हो गए, शायद पूरी तरह से मिटा दिए गए। लिन यू ने पूरे आश्रय का सर्वेक्षण किया। छत और दीवारें दोनों, साथ ही मुख्य द्वार ठोस लकड़ी से तैयार किए गए थे, जो पिछली पुआल झोपड़ियों की तुलना में बहुत मजबूत थे। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो यह उतना मजबूत नहीं था जितना सोचा गया था। कल जब विशाल टिड्डी अंदर फंसी थी तो इसके प्रभाव से लकड़ी का घर लगातार हिलता रहा। एक बड़ा बग इतना कर सकता है। क्या होगा अगर कोई मजबूत जानवर आ जाए? क्या होगा अगर यह अकेला नहीं था? दूर से उन काले बिंदुओं को याद करते हुए लिन यू को अचानक लगा कि आश्रय बहुत सुरक्षित नहीं था। अगर लकड़ी नहीं चलेगी तो पत्थर के बारे में कैसे? ट्रेड मॉल खोलते हुए लिन यू ने चारों ओर भौहें घुमाईं। वहां काफी संख्या में विक्रेता मौजूद थे, हालांकि लकड़ी और सूखी घास बेचने वालों की तुलना में उनकी संख्या काफी कम थी। लिन यू ने चारों ओर खोज की। लकड़ी बेचने के लिए लगभग 3,000 संदेश थे, लोहे के ब्लॉक के लिए लगभग 1,900, लेकिन पत्थर के लिए केवल 700 से अधिक। एक साधारण तुलना से लिन यू को पता चला कि पत्थर अन्य दो की तुलना में दुर्लभ था। वास्तव में ये कहना भी सही नहीं है कि ये दुर्लभ है। खनन किए गए पत्थर की मात्रा काफी अधिक होनी चाहिए, लेकिन जिन लोगों ने इसका खनन किया उन्होंने लगभग सार्वभौमिक रूप से इसका उपयोग अपने आश्रयों को उन्नत करने के लिए किया। पत्थर का आश्रय लकड़ी के आश्रय की तुलना में अधिक ठोस और मजबूत था, और अपने क्राफ्टिंग पैनल पर पत्थर के आश्रय के अपग्रेड विकल्प को देखकर अधिकांश लोग इसे चुनने में संकोच नहीं करेंगे। इस प्रकार पानी एक कठोर मुद्रा होने के अलावा पत्थर भी एक कठोर मुद्रा थी। जहां तक दोनों के बीच विनिमय दर का सवाल है, पानी स्वाभाविक रूप से अधिक मूल्यवान था। विक्रेता लिन यू, नीलामी वस्तु 300 मिलीलीटर शुद्ध पानी। आवश्यक पत्थर। विक्रेता का नोट, नीलामी, आप जानते हैं कि यह क्या होता है? ये लिन यू की तीसरी बार पानी बेच रहा है ना? संयुक्त रूप से यह अब 700 मिलीलीटर है। दूसरों के साथ तुलना करना सिर्फ मुझे मारता है। मुझे पानी की एक बूंद भी निगलनी है। वैसे उस बड़े आदमी ने बिल्कुल भी बात नहीं की है, उसे पानी कैसे मिला? मनुष्य एक सामूहिक आपदा का सामना कर रहे हैं, अभी भी चीजों को छिपा रहे हैं, बस अमानवीय। आश्रय किसी नदी या झील के पास होना चाहिए। अरे, जिन लोगों ने पानी खरीदा है वे हमें बताएं, पानी गंदा था या साफ था? रिपोर्टिंग, मैंने पिछली बार व्यापार किया था और किसान के 3 भूसे थोड़ा मीठा है, निश्चित रूप से नदी या झील से नहीं। किसके बारे में बोलते हुए? जिस व्यक्ति ने वह हरा पानी पाया वह कहाँ गया? मुझे याद है कि उसने थोड़ा बेच दिया था। मत पूछो, उसका अवतार पहले से ही ग्रे है, वह लंबे समय से चली आ चुकी है। मैं भीख मांग रहा हूँ, जीवन बहुत कठिन है। लिन यू बड़ा शॉट, मुझे थोड़ा पानी छोड़ दो। नाजुक और कोमल, आसानी से धक्का दिया जाता है। मेरे पास अपनी धारा में सैकड़ों रॉकेट भेजते थे। लिन यू डार्लिंग, शायद विचार करें। मुझे केवल पानी चाहिए। समूह अभी भी जीवंत था। कई लोगों से ईर्ष्या, बदनामी, हताश दलीलों और प्रलोभनों का सामना करते हुए लिन यू चुपचाप छिप गया, बेफिक्र हुआ। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं, अंतहीन प्रश्न और संदेह का पालन किया जाएगा।
बेशक अगर उसने अपना रहस्य प्रकट किया तो वह मरने तक कभी न खत्म होने वाला शोषण भी प्राप्त कर सकता है। वास्तव में आराम से रहने से पहले उन्होंने दूसरों के अस्तित्व के बारे में चिंता करने का कोई कारण नहीं देखा। कौन जानता था किसे, वैसे भी। एपिसोड 9 अध्याय 9, क्या अभी तक फॉर्मेल्डिहाइड हटाया गया है? समूह चैट जीवंत बनी हुई है, लेकिन विषय वस्तु केवल बेकार की बातचीत नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के संदेश में उसकी अपनी स्थिति के प्रति असंतोष तथा बेहतर स्थिति वाले लोगों के प्रति ईर्ष्या और जलन है। बेशक ऐसे लोग भी हैं जो प्रलय के सिद्धांत फैला रहे हैं, सभी के एक साथ मरने की बात कर रहे हैं, जबकि वे स्वयं गुप्त रूप से अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। लिन यू 10,000 के इस समूह में एक प्रसिद्ध नाम बन गया है। आखिरकार उन्होंने लगातार बड़ी मात्रा में पानी बेचकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। समूह में उसके बारे में काफ़ी चर्चाएं होती हैं, हालांकि लिन यू को विभिन्न प्रकार की राय की परवाह नहीं है। अब उनका मुख्य ध्यान इस बात पर है कि वे इस दुनिया में लंबे समय तक कैसे जीवित रहें, न कि तुच्छ मामलों में उलझे रहें। लिन यू ने संदेशों को ध्यानपूर्वक देखा और अप्रत्याशित रूप से पाया कि किसी ने एक शब्द का उल्लेख किया था जिसमें उसकी रुचि थी। एक खाका खोला गया, पानी के लिए व्यापार, इच्छुक पार्टियों को बातचीत करने के लिए स्वागत है। ब्लूप्रिंट, कैसा ब्लूप्रिंट? लिन यू की दिलचस्पी जाग उठी और उसने तुरंत ट्रांजैक्शन मार्केट खोला और सर्च बार में ब्लूप्रिंट टाइप किया। जल्द ही एक वस्तु सामने आई। विक्रेता लुई कैपोन। व्यापारिक वस्तु लौहपात्र ब्लूप्रिंट। आवश्यक सामग्री पानी। विक्रेता का नोट पूरे दिन की मेहनत के बाद लोहे के खजाने से खोला गया। मुझे पानी चाहिए, जितना हो सके। लोहे का बर्तन। ब्लूप्रिंट, तो इस ब्लूप्रिंट के साथ आप लोहे का बर्तन बनाने के लिए सामग्री का उपयोग कर सकते हैं। उत्तरजीविता शिल्पकला में शिल्पकला के लिए केवल बहुत ही बुनियादी वस्तुएं ही उपलब्ध होती हैं। हथियार और औजार श्रेणियों में कुल्हाड़ी, हथौड़े, फावड़े, गैंती, बंदूकें, भाले, धनुष और गुलेल शामिल हैं। इनके अलावा विकल्प केवल मेज, कुर्सियां, बिस्तर और मशालों तक ही सीमित हैं। आवश्यक सामग्रियों के अनुसार सामग्रियों को लकड़ी, पत्थर और लोहे में विभाजित किया जाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। यदि आप नई चीज़ें चाहते हैं तो आप केवल ब्लूप्रिंट प्राप्त करने के लिए लकड़ी की सीढ़ी बना सकते हैं या उसे खोजने के लिए एक संदूक खोल सकते हैं। यदि किसी के पास स्वाभाविक रूप से बधाईगिरी या चिनाई कौशल है तो क्या वे वस्तुओं को तैयार करते समय ब्लूप्रिंट प्राप्त कर सकते हैं? फिर क्या इन ब्लूप्रिंट को खरीदा जा सकता है? लिन यू ने अपनी लकड़ी की सीढ़ी का खाका व्यापारिक बाजार में रखने की कोशिश की। इसने काम कर दिया। उसने जल्दी से इसे वापस ले लिया, यह महसूस करते हुए कि इसके पीछे का सिद्धांत सच था। इसके अलावा उन्होंने इस खेल के मूल उद्देश्य का पता लगा लिया। उन लोगों को संरक्षित करने के लिए जो अधिक सक्षम हैं, अधिक तकनीक रखते हैं और मजबूत हैं। उनमें बुजुर्गों, बच्चों या इस बिंदु पर विचार करने वाले तुरंत स्वतंत्र रूप से जीवित रहने में असमर्थ लोगों को शामिल नहीं किया गया था। सबसे पहले युवा और सक्षम लोगों को भाग लेने दें और एक बड़ा चयन करें। पहली लहर उन लोगों को खत्म कर देती है जो सपाट पड़े हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके टूटे हुए घरों को उत्परिवर्तित प्राणियों द्वारा बेरहमी से नष्ट कर दिया जाएगा। जो लोग लंबे समय तक पानी के बिना रहते हैं वे जल्द ही दूसरी लहर में खत्म हो जाएंगे। 7 दिन बाद आपदा के दौरान जो लोग इसे पार नहीं कर पाएंगे वे सफाया होने वाली तीसरी लहर होगी। लिन यू ने कुछ देर सोचा और उत्पाद संदेशों की फिर से जांच की, जिसमें कई लोगों को आयरन पॉट ब्लूप्रिंट से आश्चर्य हुआ, लेकिन इससे भी अधिक ईर्ष्या हुई कि उसने आयरन ट्रेजर चेस्ट खोला। उसने अपनी बाहों को फैलाया, अभी भी दर्द महसूस कर रहा था। इन पिछले कुछ दिनों में बहुत अधिक शारीरिक गतिविधि शामिल थी। लिन यू, जो व्यायाम में ज़्यादा नहीं थे, ने जल्द ही परिणाम महसूस किए। हालांकि अगर वह दृढ़ रह सकता है तो वह अनजाने में मजबूत हो जाएगा। और अज्ञात आपदा आने से पहले 6 दिन बचे हैं। उसे अपने आश्रय को स्थिर करना होगा और बड़ी मात्रा में भोजन और पानी का भंडार करना होगा। समूह चैट में जैसा कि लिन यू ने चुपचाप देखा, उन्होंने पानी की बढ़ती मांग और अधिक लगातार संदेशों पर ध्यान दिया। पानी पीने के बिना लगभग 1.5 दिन हो गया है। किसी को भी यह असहनीय लगेगा। ये निर्विवाद है कि पत्थर को कठोर मुद्रा के रूप में गिना जाता है। यह शायद ही कभी बेचा जाता है, भले ही उसने 300 मिलीलीटर पानी छोड़ा हो। बोलियां विरल थीं। काफ़ी समय हो गया है, लेकिन बोली का रिकॉर्ड 22 पर बना हुआ है। हालांकि ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है। उसने संदेशों पर नज़र डाली। छोटी मिट्टी रहित खेती की किट बेचने वाले का कोई पता नहीं है। इसे संभाल कर रखना चाहते हैं तो इसे यूं ही पड़ा रहने दीजिए। आखिरकार यह कोई अनिवार्य बात नहीं है। जैसे ही लिन यू स्टोन X10 के सबसे उपयुक्त प्रस्ताव के साथ लेन देन की पुष्टि करने वाला था, एक नई बोली सामने आई। पत्थर X8, लोहे के बर्तन का खाका X1। ओह, लुई मदद नहीं कर सका लेकिन एक कदम उठाया। हालांकि लोहे के बर्तन। लिन यू ने अपनी सूची में एल्यूमिनियम पन्नी को देखा। इंस्टेंट नूडल्स के लिए लगातार एल्यूमिनियम फॉयल का उपयोग करना काम नहीं करेगा, साथ ही उसे पानी उबालने के लिए लोहे के बर्तन की भी आवश्यकता होगी।
ये तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि यदि जीवन स्तर में सुधार हो जाए तो क्या लोहे का बर्तन हंस का स्टू बनाने के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके अतिरिक्त एक और पहलू है जो लिन यू का ध्यान आकर्षित करता है। रेटिंग। इस नीलामी की बोलियों के लिए वास्तव में एक प्रणाली रेटिंग मानक होता है तथा बोलियों को प्रस्तावित वस्तुओं के मूल्य के आधार पर कुल अंक प्राप्त होते हैं, जिससे अंक के आधार पर रैंकिंग प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए तीसरी बोली स्टोन X9 का स्कोर 540 है, जबकि दूसरी स्टोन X10 का स्कोर 600 है और लोहे के बर्तन के ब्लूप्रिंट सहित बोली का स्कोर 2900 तक पहुंच गया। लिन यू को यह समझ नहीं आया कि स्कोर किस प्रकार निर्धारित किए गए। फिर भी इसने लौह पात्र के खाके के मूल्य पर प्रकाश डाला। लिन यू ने तुरंत पुष्टि करने के लिए क्लिक किया। आपने 300 मिलीलीटर पानी खो दिया। आपने स्टोन X8 आयरन पॉट ब्लूप्रिंट X1 प्राप्त किया। लेन देन पूरा होने पर लिन यू को राहत महसूस हुई। आगे क्या करना है? उन्होंने एक क्षण सोचा और आश्रय मूल्यांकन विकल्प खोला। पिछली बार व्यवस्था ने मजाक उड़ाया था कि उसकी जर्जर झोपड़ी को एक बड़े बुरे भेड़िए की तरह उड़ा दिया जाएगा, तो इस बार क्या होगा? आश्रय पूरी तरह से लकड़ी का घर। क्षेत्र 40 स्क्वायर मीटर। स्थायित्व 45/50। टिप्पणी। आपके पास एक लकड़ी का घर है, एक तेज माचिस और वो गायब। वैसे क्या आपने फॉर्मेल्डिहाइड का निपटारा किया? हाँ। इस प्रणाली को किसने डिजाइन किया? लिन यू को सिस्टम डिजाइन करने वाले प्रोग्रामर के परिवार का अभिवादन करने का मन कर रहा था। क्या ये सिर्फ दुर्भावनापूर्ण व्यंग्य के लिए प्यार है? वैसे भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिन यू ने क्राफ्टिंग पर क्लिक किया और आश्रय से संबंधित वस्तुओं पर स्विच किया। आइए देखें मुझे कितने पत्थर की आवश्यकता है। पत्थर का दरवाजा पत्थर X4, पत्थर की दीवार पत्थर X20, पत्थर की छत पत्थर X10, पत्थर का फर्श पत्थर X10। लिन यू निराश महसूस कर रहे थे। इसे इतने पत्थर की आवश्यकता क्यों है? ये लकड़ी से कहीं अधिक है। ध्यान दें कि यह सिर्फ 40 वर्ग मीटर का एक छोटा सा घर है। इस लकड़ी के घर को पत्थर के घर में बदलने के लिए क्या उसे पानी बेचना जारी रखना चाहिए? हालांकि उनके पास पानी के बहुत भंडार हैं, लेकिन एक समस्या है। आसपास कई उत्परिवर्तित जीव नहीं हैं। लिन यू फिर से बाहर गया, एक लोहे का भाला पकड़ा और अधिक उत्परिवर्तित प्राणियों को मारने का फैसला किया। मैं सबसे दूर 200 कदम चला हूं। इस बार आइए अतिरिक्त 100 कदम चलने का प्रयास करें, लिन यू ने एक दिशा में बढ़ते हुए कहा। जैसे ही उसने 300 कदम नापे, लिन यू के पास कुछ भी करने का समय नहीं था कि अचानक उसके सामने से भयंकर गर्जना की आवाजें आने लगीं। वह क्या है? एपिसोड 10 अध्याय 10 कॉपर ट्रेजर चेस्ट में विस्फोट हो गया। हवा लहरा रही थी, जबकि जंगली जानवरों की दहाड़ इस जंगल में गूंज रही थी। लिन यू ने लोहे के भाले को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया, ध्यान से उसकी दृष्टि के समापन बिंदु को देख रहा था। भले ही वह इसे नहीं देख सकता था या नहीं बता सकता था कि वह आवाज क्या कर रहा था, वह निश्चित था बिना किसी संदेह के यह एक जानवर था। एक जानवर। पृथ्वी पर बाघ और शेर जैसे बड़े बिल्ली के समान जानवरों के साथ उन्हें सामूहिक रूप से जानवर कहा जाता था। वे कुछ ऐसे नहीं थे जिन्हें एक साधारण व्यक्ति आसानी से नंगे हाथ संभाल सकता था, या यहाँ तक कि लोहे के भाले जैसी किसी चीज से भी। इस दुनिया में बड़े कुत्तों के आकार की लाल टिड्डियों के साथ क्या हाथियों के रूप में बड़े बाघ और शेर हो सकते हैं? असंभव नहीं। यहाँ तक कि दूसरी दुनिया में भी एक सामान्य खाद्य श्रृंखला होनी चाहिए। चूंकि विशाल टिड्डियां हैं, इसलिए बड़े शाकाहारी या मांसाहारी होना अजीब नहीं है। लिन यू ने लोहे के भाले को पकड़ लिया और अपने परिवेश के प्रति सतर्क रहते हुए पीछे हटता रहा। भले ही उसके पास एक तेज और घातक लोहे का भाला होता, फिर भी वह उस कौशल स्तर पर नहीं था कि वह दहाड़ के स्रोत का पता लगा सके। ये तो जानवर को खाना पहुंचाने जैसा होता। अनावश्यक जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लिन यू को नहीं लगता था कि अब बहुत अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति में लापरवाही से बाहर निकलना मूर्खता होगी। फिर भी जब लिन यू लगभग 100 कदम पीछे हटी थी तो रीढ़ कंपा देने वाली दहाड़ अचानक बंद हो गई और पूरी तरह से शांत हो गई। क्या हुआ? क्या ये चला गया? या लिन यू कोई अटकलबाजी नहीं कर सकता था। वह जानता था कि आज का दिन आगे की खोजबीन के लिए उपयुक्त नहीं लग रहा था। लौह भाला पकड़े हुए वह पहले से मौजूद छोटे कीड़ों और छिपकलियों जैसे उत्परिवर्तित प्राणियों की सावधानीपूर्वक खोज करने लगा। चाहे ये भाग्य था या संयोग, इस बार उसे एक साथ समूह में खड़ी 6 छोटी छिपकलियों को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। कई सफल शिकारों के अनुभव का मतलब था कि लिन यू ने इस बार एक भी नहीं छोड़ा और जल्द ही 6 खजाने की संदूक उनकी सूची में दिखाई दिए। इससे लिन यू संतुष्ट नहीं हुआ। वह उस दिशा पर नजर रखता था जहां से ध्वनि पहले आई थी, ध्यान से किसी भी विसंगतियों की खोज कर रहा था। खजाने की संख्या अभी भी अपर्याप्त थी। उसे अधिक भोजन और अधिक पानी की आवश्यकता थी। हालांकि खजाने की संदूक गिरने की संभावना 100% थी, ईमानदारी से कहें तो छोटी संख्या ने इस लाभ को व्यवहारिक रूप से बेकार बना दिया।
हमेशा किनारे पर रहना शुरुआती कुछ दिनों के लिए सहनीय था, लेकिन आपदा आने पर इस तरह के दुर्लभ संसाधन भंडार मौत की सजा हो सकते हैं, खासकर वह तरह जो आपको दिनों तक घर के अंदर सीमित रखता है। आकाश की ओर देखते हुए सूरज अभी भी ऊंचा था। उत्परिवर्तित प्राणियों का शिकार करने के लिए उसके पास अभी भी बहुत समय था। लिन यू ने सांस छोड़ी, अपने चेहरे से पसीना पोंछा और अपनी खोज सीमा का विस्तार करते हुए खोज जारी रखी। प्यास लगने पर वह पीता था, भूख लगने पर रोटी कुतरता था और थकने पर आश्रय में आराम करता था। लिन यू के लगातार खोज के साथ सूर्यास्त तक उसने अपनी सूची में 1 और 10 खजाने की संदूक जोड़ दी थी। पिछले वाले सहित उन्होंने इस दूसरे दिन 16 खजाने के संदूक प्राप्त किए थे। लिन यू ने अपनी थोड़ी पीड़ादायक गर्दन को फैलाया और सीढ़ी का उपयोग करके फिर से छत पर चढ़ गया। रक्तलाल सूर्यास्त ने रेगिस्तान को गहरे लाल रंग में बदल दिया। समय तेजी से बीता या धीमा, लिन यू इसका पता नहीं लगा सका। उसने महसूस किया कि वह भाले के साथ अधिक कुशल हो गया है और उसने उन छोटे कीड़ों और छिपकलियों को कुशलतापूर्वक और तेजी से मारने में काफ़ी अनुभव प्राप्त किया है। अब उसके पास एक लोहे के खजाने की कमी थी जैसा कि उसने कल प्राप्त किया था, या यहाँ तक कि कॉपर ट्रेजर चेस्ट भी जिससे झेंग जिंग ने एक छोटी मिट्टी रहित खेती किट प्राप्त की थी। हालांकि दिन के दौरान उन्होंने कल की तरह कोई विशाल टिड्डियां नहीं देखी थीं। लिन यू ने सोचा कि उनकी उपस्थिति रात से जुड़ी उत्तरजीविता गाइड द्वारा बताई गई बातों से संबंधित होनी चाहिए। उत्परिवर्तित जीव रात में अधिक सक्रिय, उत्तेजित और खतरनाक थे। उन विशाल टिड्डियों की तरह वे रात में अधिक आसानी से सामना कर सकते थे। तो फिर क्या यह आएगा? जैसे ही प्रकाश मंद हुआ, लिन यू ने जंगल में सब कुछ पूरी एकाग्रता से देखा। इस बीच उसने दूरी में धीरे धीरे उठने वाली आवाज़ों को ध्यान से सुना। वह दृढ़ था, अगर यह वास्तव में आया और यह कल की तरह एक विशाल टिड्डी थी, तो वह लड़ाई के लिए नीचे जाएगा। लेकिन अगर यह बाघ, शेर या भालू की तरह दिखता है, तो वह आश्रय में गोता लगाएगा। फिर भी अगर यह वास्तव में वे थे, तो आश्रय में छिपना बेकार हो सकता है। एक काली छाया धीरे धीरे इस दिशा में आ रही थी। लिन यू ने तुरंत इस लंबे समय से प्रतीक्षित बिन बुलाए अतिथि को देखा और शेल्टर के करीब आते हुए उसे देखते हुए एक गहरी सांस ली। सूर्यास्त की फीकी चमक ने लिन यू से सिर्फ 10 मीटर की दूरी पर उत्परिवर्तित प्राणी को प्रकट किया, जिससे उसका असली स्वरूप उजागर हो गया। रुको, क्या वह भेड़ है? घुमावदार सींग, शराबी भूरे सफ़ेद फर से भरा शरीर और पृथ्वी पर अपने समकक्षों के लगभग समान दिखता है। ये भेड़ के अलावा और क्या हो सकता है? लिन यू तुरंत छत से नीचे नहीं उतरे। लगभग 2 दिनों तक इस दुनिया से परिचित होने के बाद वह जानता था कि यह भेड़, जो लगभग पृथ्वी से एक की तरह दिखाई देती थी, वह नहीं हो सकती है जैसा दिखता है। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद उसने देखा कि भेड़ें उससे बेखबर प्रतीत होती हैं, सीधे घर के पीछे की ओर चली गईं। जब लिन यू ने देखने के लिए मुड़कर देखा तो उसे अचानक उस क्षेत्र से दुर्गंध का आभास हुआ। जल्द ही उसने देखा कि वह उस स्थान पर आराम कर रहा है जहां उसे सुबह मल का ढेर मिला था। अच्छा, तुम यहाँ अपना व्यवसाय करने के लिए आए हो? 1 मिनट रुके, वह स्पष्ट रूप से मांसाहारी जानवरों का मल था। अपनी नाक पर चुटकी काटते हुए उसने भेड़ को उत्सुकता से देखा, जो उसे याद से कहीं अधिक बड़ी थी। रुको, वो दांत दांत, हे भगवान, यह एक दांत वाली भेड़ है। तो पहले मल का वह ढेर वास्तव में उसका काम था। लिन यू ने लोहे के भाले को पकड़ लिया और एक गहरी सांस ली। क्या उसे इसे नीचे ले जाना चाहिए, या बस इसे जाने दो? क्या ये वास्तव में खतरनाक था? हालांकि जैसे ही लिन यू झिझकी, अपना व्यवसाय खत्म करने के बाद प्राणी ने लिन यू के लकड़ी के घर से रगड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही लकड़ी के घर की साफ बाहरी परत ने कुछ अलग रंग प्राप्त कर लिए थे। लिन यू का चेहरा मेट्रो में स्मार्टफोन देख रहे एक बूढ़े आदमी जैसा था। फिर भी वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, अभी भी बेखबर भेड़ पर निशाना साधते हुए, और लोहे का भाला फेंक दिया। गोआ! लोहे का भाला भेड़ की गर्दन में घुस गया और जैसे ही उसने गोली मारी, प्राणी ने एक भयानक दहाड़ निकाली। 1 मिनट इंतजार करो, ये दहाड़ परिचित लग रही थी। ये देखकर कि भेड़ अपनी गर्दन में लोहे के भाले के साथ दौड़ती और कूदते समय गर्जना करती रही, कभी कभी हिंसक रूप से उसकी शरण में पटक देती थी, लिन यू ने सोचा। दिन में पहले से दहाड़ इस प्राणी की आवाज थी। क्या यह इतना भयानक उत्परिवर्तित जानवर था? दांत वाली भेड़ के कदम धीरे धीरे अनियमित हो गए और सूरज की रोशनी का आखिरी हिस्सा गायब होने के बाद वह जोर से हौंफते हुए जमीन पर गिर गई। लिन यू हाथ में लोहे की कुल्हाड़ी लेकर सीढ़ी से नीचे उतर गई। ये लोहे के भाले से कम तेज नहीं था। उसने सीढ़ी को झुका दिया, बार बार सीढ़ी के सिर से धक्का दिया। प्रतिरोध का एक संकेत भी नहीं। तो फिर वह 2 या 3 मीटर की दूरी पर करीब चला गया और फिर निशाना साधने के बाद कुल्हाड़ी फेंक दी। लोहे की कुल्हाड़ी उड़ गई, खून के छींटे पड़ रहे थे। आपने एक तांबे का खजाना संदूक प्राप्त किया है।